मिस्र में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे को दौलत जमा करने का बड़ा शौक था, मगर छोटा लड़का पढ़ने लिखने का शौक रखता था। दोनों एक घर में पैदा होने की वजह से एक ही माहौल के तरबियत याफ्ता थे, लेकिन दोनों की सोच और फिक्र में बहुत ज्यादा फर्क था। दौलत जमा करने वाले ने हर हीले वसीले से काम करके अपनी दौलत में इजाफा करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन लालची होता गया और यहाँ तक कि बाप की वफात के बाद उसने अपने छोटे भाई के माल पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हर आने वाली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। छोटे भाई के इल्म में जैसे जैसे इजाफा हुआ, इसकी सोच पुख्ता होती गई और मालो दौलत से दिलचस्पी कम होती गई। बड़े भाई की इज्जत सिर्फ उसके नौकर चाकर करते थे, जबकि छोटे भाई को सारा शहर पसंद करता था। बड़ा भाई जब मुल्क में सबसे ज्यादा अमीर हो गया तो वो शाही दरबार तक जा पहुंचा। इस तरह वो बादशाह के मसाबों में शुमार होने लगा। बादशाह सलामत की दोस्ती से उसने नाजायज फायदा उठाया। इस तरह उसकी दौलत में और इजाफा हो गया। उसके लालची जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे। दौलत के बलबूते पर उसने बहुत से दरबारियों को अपने साथ मिला लिया और एक रोज बादशाह को मरवाकर खुद तख्त पर कब्जा कर लिया। छोटा भाई अपने इल्म की दुनिया में मगन था। एक रोज बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को दरबार में बुलाया ताकि उसे अपनी शानो शौकत का रौब दिखा सके। जब उसका छोटा भाई दरबार में दाखिल होता है तो बड़ा भाई उसको मुखातिब करके कहता है, तुमने सारी उम्र पढ़ाई को ही तरजीह दी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें क्या दिया। बड़े भाई ने सर ताज पर सजाते हुए कहा, मैं तरक्की की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं बादशाह बन गया हूँ। तुम कंगाल के कंगाल ही रहे। उसके अंदाज में गुरूर और तकब्बर था। पढ़ाकू भाई ने जवाब दिया, ऐ भाई, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। इल्म पैगम्बरों की मिरास होती है। मालो दौलत और हुकूमत तो फिरौन को भी मिली थी। कारून से बढ़कर कौन दौलतमंद था, लेकिन लोग उसे बुरे अल्फाज में याद करते हैं। ये सुनना था कि वो आग बगोला हो गया और फौरन गुस्से में बोला, खामोश गुस्ताख। बड़ा भाई शहनशाह के रूप में आ गया। तुम ये भूल रहे हो कि तुम इस वक्त एक शहनशाह के दरबार में बैठे हो और उससे बात कर रहे हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। फिर बादशाह, जो उसका हकीकी भाई भी था, अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसको जेल में डाल दो। छोटा भाई जेल में चला गया। शहर के लोग एक आलिम और फाजिल शख्स की तौहीन पर नाराज हुए। लालची शख्स जो सिर्फ ताज और तख्त का मालिक बन बैठा था, अपनी रियाया को खुश न रख सका। खल्के खुदा तो पहले इससे तंग आई हुई थी। किसी की इज्जत महफूज थी, न जान न माल। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क फसाद की लिपट में आ गया। हुकूमत चलाने के लिए जिस अक्ल और फरासत की जरूरत होती है, वो इस जाहिल दौलतमंद के पास बिल्कुल भी ना थी। मुल्क भर में जगह जगह बगावतें रूनवा हो गई। फौज के सिपाही तक अपने जाहिल हुक्मरान से खुश नहीं थे। एक आम आदमी का क्या हाल हो सकता है। ऐसे में पड़ोस के ताकतवर मुल्क के हुक्मरान मिस्र पर हमले की तैयारियां करने लगे। बादशाह तो सिर्फ दौलत का परस्तार था। हमले का सुनकर घबरा गया। वो दौलत जिसको उसने ऐशो उशरत और हुकूमत की जमानत समझा था, बेबस हो गई। दौलत उसका सहारा ना बन सकी। इसके पास कोई ऐसा जाननिसार भी नहीं था जिस पर वो अंधा एतमाद कर सकता। इसका खजाना भरा हुआ था और इसी खजाने ने इसके पांव पकड़ रखे थे। वो अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन ना वो अपनी दौलत छोड़ सकता था और ना वो भाग सकता था, ना वो उसे साथ लेके जा सकता था। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने छोटे भाई का ख्याल आया। वो भाई जिसे उसने खुद जेल में बंद कर रखा था। आधी रात के वक्त उसे जेल से वापस बुलाया और अपने भाई को हाजिर किया। भाई आया तो बादशाह ने माफी मांगी और कहने लगा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे सगे भाई हो, खुदा के वास्ते इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करो। जाहिल बादशाह, जो इसका सका भाई था, मोदबाना गुजारिश करता हुआ नजर आया। छोटा भाई इसका मसला सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, बड़े भाई, मेरी दौलत मेरा इल्म है और ये इल्म की दौलत खुदा के फर्ज से मेरी हिफाजत भी कर सकती है। आपकी दौलत किस काम की, जिसकी हिफाजत आपको करनी पड़ रही है। मेरी माने और सारी दौलत को छोड़कर जान बचाएं। दुश्मन जब आपका मुल्क फतह करेगा तो वो सबसे पहले आपको कत्ल करेगा। मैं इस दौलत को नहीं छोड़ सकता। ये वो दौलत है जो मैंने सारी उम्र मेहनत करके कमाई है। बादशाह ने दुख भरे लहजे में कहा, इससे बेहतर है मैं मर ही जाऊं। अगर आप मर गए तो ये दौलत किसी और के कब्जे में चली जाएगी। साहिब इल्म भाई ने समझाया, कुछ भी हो, मैं अपनी दौलत छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता। तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि ये दौलत हमेशा मेरे पास रहे। बादशाह ने आखिरी फैसला सुनाया। दूसरे ही रोज पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। वो फौज पर पैसे खर्च करना फजूल समझता था। उसकी फौज ने बगैर किसी लड़ाई के ही हथियार डाल दिए। कुछ सिपाही जंग का नाम सुनकर ही भाग गए। दुश्मन की फौज वैसे ही मिस्री फौज से कई गुना ज्यादा थी। जब दुश्मन ने शाही महल पर कब्जा कर लिया तो बादशाह अपनी दौलत के करीब सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसे अपने आप का भी होश न था। दुश्मन बादशाह ने उससे सिर्फ एक सवाल किया, ऐ अहमक इंसान,
اتنی دولت جمع کرنے کا آخر مقصد کیا تھا؟ اگر تو نے یہی دولت خرچ کر کے اچھی فوج تیار کی ہوتی اور اپنی رعایا کو خوش کیا ہوتا تو آج تجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ دولت کو ہمیشہ گردش میں رہنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ دیر ایک جگہ کھڑا ہو تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، یہی حال دولت کا بھی ہے۔ ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ سن کر جاہل بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حملہ آور بادشاہ نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس عالم فاضل انسان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ علم کی دولت نے ایک بھائی کو عزت بخشی اور دولت کے لالچی بھائی کو دنیا نے رسوا ہوتے دیکھا۔ وزیر اعظم کی سفارش پر اس کے بڑے بھائی کو خزانے کا چوکیدار مقرر کر دیا گیا، اور وہ خزانہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے عمر بھر خلق خدا کو طرح طرح سے تنگ کیا تھا، اب وہ خزانہ کسی اور کی ملکیت تھا۔ وہاں سے صرف اسے دیکھ سکتا تھا، نہ خرچ کر سکتا تھا، نہ اسے ہاتھ لگا سکتا تھا۔ لالچ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز، کہانیاں، کہاوتیں اور اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کے دیکھنے کا بے حد شکریہ۔